ऑनलाइन बहस करते हैं तो हम और जज ये ही बात को जानते हैं, तीसरा पक्ष कोई नहीं जानता है कि इस केस में हुआ क्या। अभी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सब लोग अस्त व्यस्त हो गए। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान अपराधियों का मनोबल बढ़ा, सिविल का मन घटा। ऑनलाइन सुनवाई की नई तकनीक है, वकील इसके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा है? इसमें तो लगता है कि कंफर्टेबल बहुत कम वकील महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था का ये सबसे काला अध्याय होगा। कुछ लोग इसको अच्छे मानते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ इस रूप में कि इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है और न्याय को जो है दिखना चाहिए। और इस जो ऑनलाइन जो बहस हो रही है, व्हाट्सएप पे बहस हो रहे हैं, ये ना संतुष्टि के दायक काम हो रहे हैं और ना किसी को न्याय मिलने की कोई पूर्ण संभावना है। ऑनलाइन बहस करते हैं तो हम और जज ये ही बात को जानते हैं, तीसरा पक्ष कोई नहीं जानता है कि इस केस में हुआ क्या और क्या न्यूट्रल यह फैसला हुआ कि नहीं हुआ। इस वजह से इसमें बहुत तरह की गड़बड़ियां हो रही है जिसके संज्ञान में आए हैं लोग कि। और दूसरा बात है कि जिस तरह का यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम का माने हमारा कहना है कि नेट का जो प्रॉब्लम है, उस तरह का हाई स्पीड नेट है नहीं, जिस नेट के वजह से कि हम बात को और बड़ा प्लेटफॉर्म पर हम कर सकते हैं। जिससे हम बात करते हैं तो हमारी बात को जज सुन नहीं रहे हैं, जज की बातों को हम सुन नहीं रहे हैं। एक अंदाज से लोग बहस करते हैं और एक अंदाज से उस पर ऑर्डर होता है। अभी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ई फाइलिंग और ई हियरिंग वो पॉसिबल नहीं हो। निचली अदालत में सब लोगों के पास उतने उपकरण नहीं है। आधुनिक लैपटॉप की सुविधा चाहिए, वह न तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया, न स्टेट बार काउंसिल ने। जब तक आप तकनीकी रूप से आप अपने आवाम या जिससे काम लेना चाहते हैं उनको तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं कर देते हैं और आप तकनीकी रूप से काम लेना शुरू कर देंगे तो वो कहाँ से? टेक्निकली तो यहाँ आपने हम न वकील को, न वकील को, न हाकिम को, किसी को आपने टेक्निकली लैस नहीं किया और लैस नहीं किया, काम शुरू कर दिया। पॉसिबल कभी नहीं। जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी बिहार बार काउंसिल में हैं, उनको भी हमारी कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ नाम का खाना पूर्ति अपना पदाधिकारी बने हुए हैं और फंड की लूट खसोट करते रहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। कोरोना काल ने तो पूरे न्यायिक सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया। आपको बता दूं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। अभी सुनवाई नहीं हो रही है। 2020 के नवंबर तक में जो रेगुलर बेल फाइल किया गया है उसी की सुनवाई हो रही है। 2000 दिसंबर में जो फाइलिंग हुआ, 2021 के जनवरी में जो फाइलिंग हुआ, 2000 फरवरी के में जो 21 के फरवरी में जो फाइलिंग हुआ, उस केस का तो अभी तक लिस्टिंग भी नहीं हुआ है, नंबर भी नहीं मिला है। 6 महीना 7 महीना कब जमानत मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारा सिस्टम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है और कोई किसी की आवाज सुनने वाला इस जुडिशियरी कैंपस में नहीं है। लॉकडाउन के दौरान अपराधियों का मनोबल बढ़ा, सिविलियनों का मन घटा। अब एक क्रिमिनल, मेरा एक टाइटल सूट नंबर 112/19 है, इसमें कार्रवाई होना था, लॉकडाउन की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई और विपक्षी ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। हमने थाना पुलिस को कहा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि लॉकडाउन में इसको कहाँ रखें। हमारा एक बच्चा जो जुवेनाइल अपील किया था वह 1.5 साल तक जेल में रह गया, जबकि जुवेनाइल एक्ट कहता है कि 6 महीना से ज्यादा नहीं रखना और क्रिमिनल अपील 101 जुवेनाइल एक्ट कहता है कि 30 दिन के अंदर बच्चे को रिहा कर देना है। लेकिन मेरा एक केस है क्रिमिनल अपील 62/19 जिसमें 1.5 साल तक हमारे बच्चे
जेल में रह गए। 19 डेट हमको उस न्यायालय से, बाल मित्र के न्यायालय में 19 डेट पड़ा। हर डेट में बहस हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, ऑर्डर पास नहीं हुआ। लॉकडाउन के वजह से बच्चा जिसको 30 दिन रहना था वह 180 दिन जेल में रह गया। समाज के अंदर सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए आंगनबाड़ी स्कीम चला। आंगनबाड़ी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करता है और उन सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के बाद बहाली हुई। बहाली तो नहीं, इसको चयन कहा जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हुआ। बड़े पैमाने पर CDPO, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपरवाइजर गड़बड़ी किया, गलत लोगों का चयन कर लिया और जिसका चयन होना था वह अपील जब फाइल किया, कोरोना की वजह से 1 साल तक अपील पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसा केसेज 6 दर्जन मेरे पास है। लोग जमीन हड़पते हैं, किराएदार मालिक में विवाद होता है। इन मामलों में सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई नहीं होने की वजह से वादार्थी, न्यायार्थी, वादकारी काफ़ी संकट झेले। सबसे ज़्यादा अगर संकट आया तो वकालत पेशे करने जितने भी सिविल कोर्ट में कर्मी हैं या और अन्य उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भी ये झेलना पड़ा। कम लोगों का आना जाना हुआ, ट्रांसपोर्ट बाधित रहा। इससे सुनवाई ही नहीं बल्कि सब लोग अस्त व्यस्त हो गए। आर्थिक संकट तो आया ही, इसके साथ ही मानसिक संकट भी आया। और लॉकडाउन होने से जो कचहरी में काम था सारा काम बंद हो गया, क्लाइंट आते नहीं हैं और मेरे पीछे जो परिवार है उसके जीविकोपार्जन का साधन कचहरी से बंद हो गया, जिसके चलते मैं कचहरी जाना बंद कर दिया। मैं यहाँ जो अपना कुछ खेतीबाड़ी है उससे खाने की स्थिति हो जाती है, उसी से काम चला रहा हूँ, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पैसा के अभाव में लॉकडाउन था, कोई कमाई नहीं हुआ। हाँ। और ना ही उसका इलाज हम करा सके। तो पत्नी को क्या हुआ था? पेट में वो कोई पत्थर हो गया था, कुछ हो गया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो वहाँ तो क्वारंटाइन जब ही आए और उसके बाद फिर क्वारंटाइन में भेजे, फिर क्वारंटाइन से आए, फिर क्वारंटाइन में भेज दिया। इसी तरह सबको जल्दी 1 महीना घुमा गए। पैसा तो मैंने 2 लाख से ऊपर हम फूक दिए सब चीज में, आने जाने भागदौड़ में। हाँ, आने जाने आओ बहुत दवाई लिख दिया है, सबको 3-3 हजार का दवाई लिखा, लेकिन कोई सूच नहीं किया। अच्छा, पैसा ब्याज पे लिया था आपने? जी सर, हम तो लूट गए। तो अभी तो कचहरी में ढंग से काम भी नहीं हो रहा, कैसे चुकाइएगा? अब क्या करें, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये पूरे लॉकडाउन के दरमियान में तो जितने भी अधिवक्ता लिपिक हैं एक भुखमरी के करार पर आ गए। किसी तरह का न तो कोई सरकार की सहायता है, ना कोई स्थानीय प्रशासन की सहायता मिली है, ना किसी और कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि या नेताओं की तरफ से किसी तरह का योगदान मेरे अधिवक्ता संघ या मुझको नहीं मिला है। भुखमरी सह के 1 शाम 2 शाम किसी तरह खा पी के रहे, इधर उधर कर करके मजदूरी करके इधर करके अपना जीविका चलाते रहे। अपितु हमने अपने तरफ से, हम अपने संघ की तरफ से यहाँ से चीफ जस्टिस से लेके बिहार सरकार तक को आवेदन दिया कि कोरोना काल में हम लोगों को कुछ मदद किया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो। हमारी कलर लगभग 2200 से 3000 है, लेकिन यह कोरोना काल की परिस्थिति के कारण लगभग 500-400 आते हैं, किसी तरह जी रहे हैं। 500-700 लोग आते हैं, किसी तरह जी रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ 3 कैटेगरी में वकीलों की प्रैक्टिस को आप विभाजित कर दीजिए। एक कैटेगरी के जो प्रैक्टिशनर हैं, जिनकी आमदनी अच्छी होती है, उनकी संख्या मात्र हमारे सिविल कोर्ट बेगूसराय में 10% होती है। शेष 90% में आप 20% वैसे वकीलों को रखिए जो अपने घर के लिए सब्जी ले जा सकते हैं, अपने बच्चे के लिए टॉफी ले जा सकते हैं, अपने खाने की व्यवस्था मात्र कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि 60% ऐसे वकील हैं जो कभी कभी अपने घर के लिए सब्जी भी नहीं ले जा पाते हैं। अब उनके ऊपर क्या गुजरती होगी ये कह नहीं सकते हैं।
ये बड़ी ही दुखद और दर्द भरी जिंदगी है। कोरोना की महामारी मुझे ही नहीं मुवक्किलों को भी मारा है। उनके पास भी अब अर्थ का अभाव है। वो भी आते हैं तो वो भी अपनी आर्थिक रोना रोते हैं। जब समय पर जैसे कि वकील काम कर रहे हैं, वो अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किए हुए हैं, लेकिन जैसे एकाएक बीमार हो गए, उसके परिवार के लोग बीमार हो गए, जिनको कि काफ़ी बड़ा मैंने खर्च करने की ज़रूरत हो जाती है, वैसे समय में स्वास्थ्य पर, बच्चे के शिक्षा पर नहीं कर पाते हैं लोग। अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन अगर कोई बृहत बीमारी के से ग्रसित हो गए जिसमें 2-4 लाख रुपये खर्च करने की एट ए टाइम ज़रूरत हो जाती है, वैसे जगह पर वकील अपने आप को एकदम कमज़ोर महसूस करने लगता है। और ऐसे वो जगह पर भी सरकार को मदद करने की ज़रूरत है कि वकील के क्लर्क और अन्य जो लोग इससे जुड़े हुए थे, जैसे टाइपिस्ट है, पेपर बेचने वाले थे, फॉर्म बेचने, इन तमाम लोगों का जो रोज़गार था, पर पूरा परिवार उसी पर निर्भर करता था, वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। दूसरा, वकीलों पर तो इस मुकदमा के सिवा उसके पास दूसरा कोई व्यवसाय करने का ना अनुमति थी, ना व्यवसाय था भी। सारे लोग इसी पेशा पर थे। उनके पास 1% वकीलों को छोड़ के, जो बड़े बड़े वकील थे, और तमाम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पेशा को छोड़ के दूसरे व्यवसाय की तरफ भी अग्रसर हो चुके हैं। ऐसे लोगों का कोई फिगर होगा कि कितने लोगों ने किया होगा? मोटा मोटी बेगूसराय जिला में हमको लगता है कि करीब 100 से अधिक लोग हैं जो इस तरह के, मैंने इस व्यवसाय को छोड़ के, वकालत पेशा छोड़ के दूसरे व्यवसाय में गए। नकारात्मक प्रभाव तो वकीलों पर भी पड़ा, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग थे व्यवसाय से, जैसे सड़क के किनारे कचहरी से जब हम लोग चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, स्टेशन की तरफ, तो रोड के किनारे में छोटा छोटा दुकानदार जो था, खोंचा लगा के, थोड़ा ठेला पे लगा के, जो आवश्यक वस्तुओं का जो व्यवसाय किया करता था, जो गांव से लोग आते थे और शहर से जब जाने लगते थे कचहरी का काम निपटा के, तो बहुत बड़ा मार्केटिंग होता था यह, और वह बहुत ही बड़ा मार्केटिंग का प्रभाव उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ा है। सारी संवैधानिक संस्थाएं इस कोरोना के बहाने ध्वस्त कर दी गई, तो इसलिए निकट भविष्य में इसके सामान्य होने की हमें कोई उम्मीद नजर दूर दूर तक नहीं आती है। वकील और मुवक्किल सबके सब ना उम्मीद हैं। ये तो चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, चलाने के नाम पर चल रहा है, कोई काम न हो रहा है, न वकीलों को फायदा हो रहा है, न मुवक्किलों को फायदा, कुछ नहीं। हमने पहले ही कहा कि ये ध्वस्त हो। यूँ तो पहले से हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था जो है, इस न्यायिक व्यवस्था में बड़े लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है न्याय लेने के लिए, लेकिन पीड़ित पक्ष को वह भी लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद न्याय मिलता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। और जो सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन संसद में इसे विचार करने की कोई आवश्यकता लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। और कोरोना काल ने तो पूरे न्यायिक सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दूं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। जो रिलीफ चाहते थे उनका भी नुकसान हुआ है, सोसाइटी का नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान तो इस प्रोफेशन का हुआ है जिसमें अधिवक्ता ही नहीं होते हैं। अधिवक्ता होते हैं, अधिवक्ता लिपिक होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए कोर्ट और कचहरी से हजारों हजार परिवार ऐसा होता है कि जो चाय की बेचकर आजीविका करता है, जो कोई पान बेच रहा है, जो भी अन्य व्यवसाय थे वो किसी न किसी रूप में फिर से रीइंस्टॉल हो गए, फिर से सरवाइव कर गए। लेकिन आज भी पता नहीं जुडिशरी का क्या निर्णय है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक राय जरूर देना चाहता हूं कि जो जुडिशरी के टॉप में बैठे हुए लोग हैं वो इसके बारे में चिंतन करें कि कोरोना में इलेक्शन हो सकता है, कोरोना में बाजार खुल सकते हैं, मॉल खुल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना की मार क्या व्यवहार न्यायालय में बैठी हुई है? और क्या व्यवहार न्यायालय में ही सबसे ज़्यादा कोरोना बैठा हुआ है कि जो जुडिशरी को पकड़ लेगा और लॉयर को पकड़ लेगा? इसीलिए हमारा मानना है कि जनता को जो रिलीफ देने का शेल्टर था, जनता को जो रिलीफ देने का सबसे बड़ा जरिया था, उसको आज के डेट में कोरोना के नाम पर क्रश किया गया है।